हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज की जो ये वीडियो है हमारी, ये टॉपिक वाइज पढ़ के आए हो तो आज हम 5 वेज या 5 वेज हाउ टू इम्प्रूव योर राग एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, थ्योरेटिकल है थोड़ी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए, और कोशिश करेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा पाऊँ जिससे आप लोगों को अपने रैग एप्लीकेशंस बनाना इजी हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। आज हमारे पास पेन भी है और हमारा पैड भी निकल चुका है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लिखना कि हम पहले डिस्कस करेंगे कि एक राग एप्लीकेशन मतलब जो हमारा राग आर्किटेक्चर होता है ना। तो रैग का असली फुल फॉर्म होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो एक रैग एप्लीकेशन बेसिकली काम कैसे करता है या फिर क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, मतलब अगर आपको समझना है तो सॉरी यार, बट कोई नहीं। ये मान लेते हैं आप हो या फिर एक यूज़र है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लू में हम अपना एलएलएम बना देते हैं, ठीक है। और ये एलएलएम एप्लीकेशन है। तो होता क्या है कि आप इस एलएलएम एप्लीकेशन को कुछ भी भेजते हो या फिर आपकी जो भी क्वेरी होती है, ठीक है। तो आप अपनी क्वेरी इस एलएलएम एप्लीकेशन को भेजते हो, और वो उसको समझ के या उसको एनालाइज करके वो आपको एक आंसर देता है, ठीक है। मतलब ग्रीन से बनाना चाहिए था, बट एक आंसर आपके पास आता है ना। तो ये आपका एक एलएलएम एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब आपको चाहिए कि ये सिर्फ अपने ट्रेन डेटा पे नहीं, मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन है या मेरी कुछ नॉलेज है उसके ऊपर ये मेरे को आंसर करे, है ना। तो इसके लिए ही हम एक रैग आर्किटेक्चर बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब इसको समझने के लिए जैसे आपका यूज़र जो है, ठीक है, ये आप हो एज अ यूज़र, ठीक है। तो यूज़र के पास यहाँ पे बहुत सारा डेटा था, ठीक है। उसका अपना खुद का डेटा था, ठीक है। हमने क्या किया, उस डेटा को वेक्टराइज कर देते हो आप, ठीक है। तो उस डेटा को आपने वेक्टराइज कर दिया, ठीक है। वेक्टराइज करके एक वेक्टर डीबी में स्टोर कर दिया। और इसका भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं या फिर बहुत तरीके होते हैं। और मेजरली हम दो टाइप के डेटा से डील करते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को सिनेरियोज में कवर करता है। राग आर्किटेक्चर आपका मेजरली अनस्ट्रक्चर्ड में चलता है। आपने एक डीबी में रख दिया, ठीक है। और एलएलएम हम ब्लू से बना रहे थे ना, हाँ। तो अब क्या हो रहा है कि आपके पास जो एलएलएम है ना, जब भी आपकी उस पर क्वेरी जा रही है, ठीक है, या फिर आप जब भी उस पर क्वेरी भेज रहे हो, ठीक है। तो उस क्वेरी के हिसाब से एलएलएम उस डेटा को भी फेच कर रहा है। समझ रहे हो कि आप उसको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो एलएलएम को कि मेरी ये क्वेरी है, ठीक है। और इस क्वेरी को आंसर करने के लिए एलएलएम आपके पर्सनलाइज डेटा से वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है ना। तो दिस इज बेसिकली द, ऊपर ऊपर से अगर मैं समझें तो ये एक रैग आर्किटेक्चर होता है ना। और इसको कवर करते हुए एलएलएम आपके लिए अच्छा सा आंसर बना के ले आ रहा है, ठीक है, या फिर जो भी आप उसे कहना चाहो, ठीक है। तो अच्छा सा आंसर आपका एलएलएम बना दे रहा है, ठीक है। तो ये एक रैग आर्किटेक्चर हो गया। अगर आप पूरे पूरे में देखो ना, तो अगर बेसिक सा भी अगर आप देखो, ये पूरा ही आपका एक रैग होता है ना। और कुछ अलग नहीं है रैग में कि लोग बोलते हैं रैग में, बट इसी को करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है, जब ये डेटा यहाँ पे इसमें डीबी में स्टोर हुआ, तो इस प्रोसेस को हम चंकिंग कहते हैं, है ना। इसको हम चंकिंग कहते हैं कि हम कैसे उसको चंक कर पाएंगे या वेक्टराइज कर पाएंगे, चंकिंग हो गया। फिर यहाँ पे जब इसको रिट्रीव कर रहे हैं, है ना, तो इसे हम रिट्रीवल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अलग अलग तरीके का होता है कि रिट्रीवल प्रोसेस क्या होता है।
फिर यहाँ पे आपने डीबी कौन सा ले लो, डीबी जैसे बहुत सारे आते हैं, जैसे क्वाड्रेंट आता है ना, तो क्वाड्रेंट करके आपका डीबी होता है, थोड़ा सा गंदा हो गया है ना, क्वाड्रेंट होता है या फिर वो होता है। ठीक है, एलएलएम आपने कौन सा यूज़ किया, कि आपने चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो है ना, या फिर कोई और एलएलएम यूज़ कर रहे हो। थोड़ी सी ना भाई राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है। ठीक है, तो जैसे थोड़ा साफ लिखेंगे चैट जीपीटी को, है ना। हाँ हाँ, तो एलएलएम आपने कौन से यूज़ किया, कि आपने चैट जीपीटी यूज़ किया या कोई और एलएलएम यूज़ किया, तो ये आपका रैग आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तरीके, लाइक हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रैग एप्लीकेशन। थोड़ा सा इस साइड बनाते हैं। ठीक है, तो 5 पॉइंटर्स हैं, एक एक करके उन 5 पॉइंटर्स को कवर करेंगे, और जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि आप कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार मैं इसको सही कर लूँ। ठीक है, हाँ, तो पहला जो पॉइंटर है, लाइक फर्स्ट पॉइंटर इज आपकी जो चंकिंग होती है ना, चंकिंग के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब चंकिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कि चंकिंग भी मल्टीपल टाइप की है ना। चंकिंग प्रोसेस क्या होता है कि आपके पास मान लो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना, जिसमें बहुत सारा कंटेंट कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस कंटेंट को आप कैसे अपने डीबी में स्टोर करोगे, ठीक है, वो भी अपने आप में ही एक अच्छा प्रोसेस हो जाता है। उसी से आपकी रैग एप्लीकेशन अच्छी चलती है। काफ़ी लोग एक टोकन साइज चंकिंग यूज़ करते हैं, कि मान लो मैं 500 टोकन का एक चंक बनाऊंगा, है ना, तो ये वेल डिफाइंड है, ये इजी है, बट इतना अच्छा नहीं है ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपका इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता है। क्योंकि आपने इसमें मान लो एक एक ही पेज पे आपका आंसर नहीं था, आपका पेज मान लो आपका आंसर 2 पेजों पे है। ठीक है, तो इसमें मीनिंग आपका लॉस हो सकता है, कि आपका आंसर सही से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, बट इतनी अच्छी नहीं है। तो दूसरी स्ट्रैटेजी होती है आपकी हेडर वाइज चंकिंग, है ना। ये बहुत यूज होती है हेडर वाइज चंकिंग, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है कि हेडर वाइज चंकिंग। तो हेडर वाइज चंकिंग कैसे बेस्ट होती है, कि अगर थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसे, है ना, तो इसमें क्या होता है, ये हिस्सा मैं मिटा ही देता हूँ, है ना, ये इतना हिस्सा मिटा देते हैं। ठीक है, ये हिस्सा मिटा देते हैं, थोड़ा हेडर वाइज चंकिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली हेडर वाइज चंकिंग में क्या होता है, कि मान लो ये हमारा एक पेज है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, तो उसमें एक हेडिंग है ना, मतलब हेडिंग की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, उसमें मान लो एक हेडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक हेडिंग है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपने इसके अंदर जितना कंटेंट था, है ना, उसको एक चंक में रखा, इसके अंदर एक कंटेंट था, उसको एक चंक में रखा। तो इससे क्या हुआ कि हम जब भी एलएलएम को कंटेंट भेजेंगे, है ना, तो हम हमेशा एलएलएम को इतना कंटेंट भेजेंगे, कि उसके उस हेडर के रिगार्डिंग कंटेंट भेजेंगे, है ना। तो इससे चांसेस होते हैं कि आपका एलएलएम उस नॉलेज को ही निकाल पाए, मतलब उतना ही अच्छा नॉलेज को समझ पाएगा, कि किस हेडिंग में से निकालना है या इस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में निकालना है। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। फिर आपका क्या कहते हैं, दूसरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर आपकी हेडर वाइज चंकिंग है ना, आप दूसरा यूज़ कर सकते हो पेज वाइज चंकिंग। ठीक है, या पेज वाइज चंकिंग वहाँ काम आती है जहाँ एक ही पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो पेज वाइज चंकिंग आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि एक एक पेज को एक चंक मान लो। ठीक है, जो एक पेज है उसको एक चंक मान लिया, और उस चंक को आप भेजते हो। और काफ़ी लोग मैंने देखा है कि रैग एप्लीकेशन में ना बहुत सारा कंटेंट नहीं भेजने के चक्कर में काफ़ी कम कंटेंट भेजते हैं, और वो रेलेवेंट भी नहीं होता, कि हम सिर्फ बेस्ट 3 रिजल्ट्स करेंगे, या ये रिट्रीवल का पार्ट हो गया, कि बेस्ट 3 रिजल्ट्स करेंगे या फिर 4 रिजल्ट्स करेंगे। इट इज़ गुड, बट प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप सही कंटेंट नहीं भेज पा रहे, या फिर उसे अच्छी नॉलेज बेस नहीं भेज रहे अपने एलएलएम को, तो वो आंसर नहीं दे पाएगा, वो नहीं बता पाएगा कि आपका क्या बेस्ट आंसर है, या क्या क्या बेस्ट सूटेड आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड लास्ट होता है आपका चंकिंग में ही एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड चंकिंग कहते हैं इसे,
कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड चंकिंग क्या होता है कि ये तब काम आएगी जब आप बहुत बड़े डॉक्यूमेंट से डील कर रहे हो या बहुत सारे डॉक्यूमेंट से डील कर रहे हो। तो मैंने क्या करा है ना, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड चंकिंग हो गई है ना। तो इसमें क्या होता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड चंकिंग में कि थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड चंकिंग में हो क्या रहा है। मान लो मेरे पास एक 3 पेज का डॉक्यूमेंट है ना, मतलब इसमें 3 पेज हैं, ठीक है। और ऐसे ही मेरे पास इसके इनटू कर दो 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं इन सब को एक ही वेक्टर में कॉन्टेक्स्टाइज नहीं करना चाहता, कि मैं नहीं करना चाहता कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं एक ही जगह पे चंक करूं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस पूरे की, है ना, इस पूरे डॉक्यूमेंट की एक समरी बना दूं, है ना, इस पूरे की एक समरी बना दूं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जब मैं रिट्रीव करूं या जब मैं इसको निकालूं, है ना, तो मैं इस समरी पे चेक कर लूं, मतलब मैं इस समरी पे ही अपना वेक्टर चला लूं या फिर इस समरी पे ही मैं चेक कर लूं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने एक चेक लगा लिया, ठीक है, कि जो रेलेवेंट समरी होगी मेरी या जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, मैं उसी को निकाल के आगे ले जाऊं। मतलब अगर मुझे ये समरी अच्छी नहीं लग रही या फिर इस समरी के बेसिस पे मुझे पता चल रहा है कि मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट रिट्रीव करना है, वो मैंने इसमें स्टोर कर लिया, ठीक है। तो इससे आपका क्या फ़ायदा होता है कि जब आप बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, है ना, ये वाली जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड चंकिंग होती है ये आप करते हो जब डीलिंग विद लार्ज डॉक्यूमेंट्स, मतलब डीलिंग विद लार्ज डॉक्यूमेंट्स, लाइक अगर आपके डॉक्यूमेंट्स 1000 2000 डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, तब आप ऐसे स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो। क्योंकि कई बार चंकिंग में या राग एप्लीकेशन मैंने देखा है कि ऑनलाइन सिखा तो रहे हैं, बट प्रॉब्लम है लाइक छोटे चंक्स पे सिखा रहे हैं या फिर छोटी पीडीएफ पे सिखा रहे हैं, वो पक्का अच्छी परफॉर्म करेगी क्योंकि वो एक डेमो है। बट प्रोडक्शन पे जब ये एप्लीकेशन जाती हैं वो फट जाती हैं, क्योंकि चंकिंग स्ट्रैटेजी एक सबसे बड़ा कोर है कि अगर आपने चंकिंग सही से करी है तो आपकी एप्लीकेशन भी अच्छी चलेगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब जो अगला मेथड है कि हमने देखा कि चंकिंग के ऊपर, अब हम समझेंगे कि अगला स्टेप क्या है कि जिससे हमारा राग आर्किटेक्चर इम्प्रूव हो। तो अगला स्टेप होता है कि हमारा क्या कहते हैं, टोकनाइजेशन, है ना। मतलब जितना आपने टोकन का प्रोसेस समझ लिया कि आपने जो एम्बेडिंग बनाई, अब एम्बेडिंग और ये सब हम एक और अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एम्बेडिंग क्या होती है या फिर वो सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। बट ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वेबसाइट का नाम है टिक टोकन, टिक टोकनाइजर, ठीक है। अब ये आप बहुत ध्यान से समझना कि अब आप यहाँ पे होने वाला क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, ठीक है, आई एम सक्षम, सक्षम कुमार, ठीक है। तो अब ये लाइन देखना, ठीक है, इसमें सब चीज़ें ऐसे अल्फा मतलब सक्षम और कुमार का के बड़ा है, ठीक है। तो इसने सक्षम को एक अलग टोकन दिया है और इसको अलग टोकन दिया है और ऐसे टोकन अलग अलग बनाए, मतलब कुमार को उसने एक ही वर्ड या एक टोकन में कवर किया है। बट जैसे ही मैं इसका एस छोटा करूँगा, है ना, आप देखोगे कि जैसे ही मैं इसका एस बड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। बट मैं जैसे ही इसका एस छोटा कर देता हूँ वो नंबर बदल जा रहा है, मतलब द टोकन वैल्यू ही बदल जा रही है। आई को भी अगर मैं छोटा कर दूंगा ना, आई की भी वैल्यू बदल गई। तो ये चीज़ बहुत लोग नहीं देखते हैं, मतलब लिटरली आपका जो कोसाइन सिमिलैरिटी होता है ना रिट्रीवल प्रोसेस में, जो सिमिलैरिटी रेशियो है वो इससे भी बहुत इफेक्टेड होता है। जैसे कुमार का भी अगर मैं के छोटा कर दूंगा ना तो वो टोकन वैल्यू बदल जाती है, वो वैल्यू ही बदल गई, सारे टोकन्स की वैल्यू बदल जाती है, टोकनाइजेशन का प्रोसेस बदल जाता है। तो क्योंकि टोकनाइजेशन या एम्बेडिंग ये केस सेंसिटिव ऑपरेशंस है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप
अपने चंक्स जो आपने बनाए, मतलब जैसे हमने डिस्कस किया, ओवरलैप चंकिंग हो गई, या फिर आपकी ओवरलैप चंकिंग, सॉरी हम भूल गए, बट ओवरलैप चंकिंग भी होती है एक। बट जो भी आप चंकिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करो, हेडर वाइज या फिर टोकन वाइज, है ना, या फिर आपकी जो भी मेथड आप यूज़ करो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने उनके टोकन्स कैसे बनाए हैं। उसी से आपका रिट्रीवल प्रोसेस अच्छा रहेगा, वो फास्ट चलेगा। नहीं तो अगर आपने गलत तरीके से बनाया होगा तो पक्का आपके रिट्रीवल्स खराब होते हैं, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है कि टोकनाइजेशन किस लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना। हर मॉडल अपने अलग अलग तरीके के टोकन लेता है। जैसे ही हम 4O के देख रहे थे, GPT 4O के, अगर हम 3 टर्बो के देखेंगे तो उसके उसका टोकनाइजेशन ही प्रोसेस अलग है ना। जैसे उसका अगर हम देखेंगे, आई एम सक्षम कुमार, ठीक है, तो है ना। तो सबके अपने अपने टोकनाइजेशन प्रोसेस होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से फॉलो अप करने चाहिए, बहुत अच्छे से देखने चाहिए। उसी के बाद अपनी राग एप्लीकेशन बनानी चाहिए कि जिस मॉडल से आप बात करने वाले उसका टोकनाइजेशन प्रोसेस क्या है। जैसे एम्बेडिंग मॉडल्स भी होते हैं, है ना। तो आप कौन सा एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करने वाले हो वो भी है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो टेस्ट एम्बेडिंग मॉडल्स आ रहे हैं, है ना। अगर इसमें मैं कर दूँ, आई एम सक्षम सक्षम कुमार, वाह, ये दे ही नहीं रहा है अभी, है ना। प्रॉब्ली कुछ इशू होगा इसे, ठीक है। बट ये आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे फ्रीली चेक कर सकते हो कि टोकनाइजेशन प्रोसेस या आपके टोकन्स क्या बन रहे हैं। हर चंक की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बस वो देखना है, क्योंकि केस सेंसिटिव प्रोसेस है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपके चंक में कब आप केस सेंसिटिविटी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए आपको। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगला जो हमारा प्रोसेस होता है कि टोकनाइजेशन देखा, अब हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो आपका रिट्रीवल होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि रिट्रीवल से इतना इफेक्ट क्या पड़ रहा है। मतलब रिट्रीवल इसलिए इतना इफेक्टिव प्रोसेस है क्योंकि आप अगर कुछ भी कंटेंट निकाल रहे हो, या फिर जो भी आपका डीबी है ना, मान लो आपका जो डीबी है, ठीक है, उस पर किस प्रोसेस से निकाल रहे हो, तो दो तीन प्रोसेस होते हैं। जैसे आप, एक हो सकता है कि आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो, ठीक है, कि कीवर्ड सर्च सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोसेस है कि आपने कीवर्ड्स रखे हुए हैं, है ना, और कीवर्ड से आप निकाल के ला रहे हो। दूसरा हो सकता है कि आप वेक्टर सर्च कर रहे हो, ठीक है। मतलब वेक्टर सर्च में क्या होता है कि हमेशा आप एक एम्बेडिंग भेजते हो, है ना, जो सबसे ज़्यादा एजेंटिक एआई में यूज़ होने वाला प्रोसेस है कि आप एक एक सेकेंड, हाँ, एक एम्बेडिंग को उधर भेज रहे हो, ठीक है, और उसे रिट्रीव कर रहे हो। एंड द फाइनल प्रोसेस या फिर एक तरीके का दोनों का मर्जर होता है आपका सिमेंटिक सर्च, ठीक है। मतलब सिमेंटिक सर्च क्या होता है, एक तरीके से हाइब्रिड सर्च हो गया, है ना, जिसमें आप दोनों एक तो आप मीनिंग भी सर्च कर रहे हो, ठीक है, आप एम्बेडिंग भी सर्च कर रहे हो, है ना, और इससे आपकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो रही है। और इस प्रोसेस पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता आप कौन सा वेक्टर डीबी यूज़ कर रहे हो, वो भी बहुत डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। क्योंकि कई जगह पे आप देखोगे कि आपका जो वेक्टर डीबी है वो, आप कह रहे हो कि बहुत सारे एम्बेडिंग स्टोर कर लिया, बट उस डीबी में आप देख रहे हो कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्टोर्ड होने के कारण वो रिट्रीव ही नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए एक सोल्यूशन ये होता है, पहले इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, है ना। एक सोल्यूशन है कि हमेशा कोशिश करो कि एक ही डीबी पे, मतलब जैसे अगर ये हमारा डीबी है ना, तो और उस एक ही डीबी पे सारा कंटेंट मत डालो, ठीक है। मतलब सारा कंटेंट एक ही डीबी पे मत डालो। ट्राई करो कि आपके 2 डीबी हों, है ना, मतलब स्मॉल साइज के ही हों, बट 2 डीबी हो सकते हैं, ठीक है। और जितना भी आप देखोगे एलएलएम वर्ल्ड इज मोर ओवर कॉन्टेक्स्ट, मतलब कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट पे मेंटेन होता है। तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप मेरे पास एक यूज़ केस था कि हमारे पास कम से कम 10,000 बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स थे। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर हमारे पास
एक 10,000 डॉक्यूमेंट्स का मेरे को वेक्टर डीबी बनाना है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी कि इन 10,000 को, ठीक है, इन 10,000 डॉक्यूमेंट्स को मैं एक ही डीबी में डाल दूं, है ना। मतलब एक ही डीबी में अगर इन 10,000 को डाल दूंगा तो हाई चांसेस है बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ जाएगी, बहुत ज़्यादा, मतलब नॉइज़ से मेरा मतलब है कि कंटेंट बहुत ओवरलोड हो जाएगा। और जब भी मैं इसको रिट्रीव करूँगा ना, मतलब जब भी एक यूज़र, इसे स्टिकमैन कह लेते हैं, ठीक है, जब भी एक यूज़र के पास कंटेंट आएगा तो हाई चांसेस है कि इररेलेवेंट कंटेंट बहुत आ जाए, मतलब काफ़ी सारा ना, मतलब नॉइज़ कंटेंट या बेकार कंटेंट आपके पास बहुत सारा आ जाएगा। तो इस चीज़ को हैंडल कैसे करें, इस चीज़ के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसको एक बार क्लीन कर दें, ठीक है। इसका बेस्ट सोल्यूशन होता है, मैंने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया था कि मैंने उन 10,000 डॉक्यूमेंट्स को, एक सेकेंड, तो हमारे पास अगर 10,000 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो हमने क्या करा था कि अगर हमारे पास 10,000 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पहले ड्रिल डाउन करा ईयर वाइज, ठीक है। तो ईयर वाइज ड्रिल डाउन करा था तो हमारे पास वो टोटल 5 ईयर्स के डॉक्यूमेंट्स हो गए थे, ठीक है। फिर 5 ईयर डॉक्यूमेंट्स को भी हमने डिपार्टमेंट वाइज ड्रिल डाउन किया था, ठीक है। तो हमने उनको डिपार्टमेंट वाइज ड्रिल डाउन किया, और फिर डिपार्टमेंट वाइज तो हमने हर डिपार्टमेंट के नाम पर एक डीबी बना दिया, ठीक है। मतलब हर डिपार्टमेंट और उनके बेस पे एक डीबी बना दिया था। और जब भी हम इन 10,000 डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करने जाते थे ना, तो हम इस क्वेरी पे जितने पॉसिबल फिल्टर्स लग पाते थे उस क्वेरी को समझ के, ठीक है। अब आप कहोगे ये प्रोसेस एलएलएम कॉल लगेगी, बट आप ना आजकल जो मॉडल्स आते हैं उनसे छोटे एलएलएम्स को यूज़ करके या एजेंट्स को यूज़ करके आप इस प्रोसेस को स्मूदन कर सकते हो कि हम जितने अच्छे से उसको फिल्टर कर पाएँ, या फिर आप एक तरीके से मानो उस क्वेरी का इंटेंट निकाल पाए ना, तो उससे आपका रिट्रीवल प्रोसेस फास्ट होता है, उससे आपके रिट्रीवल अच्छे होते हैं। तो हमने देखा था कि 90 to 80% अगर हम उसको डिपार्टमेंट पे सेग्रीगेट ही कर दे रहे थे ना अगर क्वेरी को, मतलब तो क्या हो रहा था कि उस डिपार्टमेंट की ही क्वेरी डीबी पे हम हिट कर रहे थे, ठीक है, इसी डीबी पे हम हिट कर रहे थे। तो हमें पूरा इतना बड़ा डीबी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, हमारा काम 4 छोटे डीबी से भी चल गया था। और उसके बाद हमें ये भी फ़ायदा हुआ था कि इसके मेटा डेटा में, जितना भी हमेशा देखोगे हर वेक्टर डीबी में ना एक मेटा डेटा होता है, ठीक है। तो मेटा डेटा पे हम फिल्टर लगा देते थे, और करंट हो गया, ईयर हो गया, और इन्फॉर्मेशन, तो उस पे हम फिल्टर का प्रोसेस कर देते थे। इससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। मतलब आप मानोगे अगर पूरा बॉट एक ही डीबी पे था और वैसे हमने जब करा था तो हमने अराउंड क्या कहते हैं 90% प्लस की एक्यूरेसी अचीव कर ली थी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एक रैग एप्लीकेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो अब हमारा जो फोर्थ प्रोसेस है, कि फोर्थ प्रोसेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि एक पाइपलाइन बनाना, ठीक है। रैग पाइपलाइन, अब आप सोचो पूछोगे पाइपलाइन किस लिए बनानी है, कि आपके जो रैग डीबीज होते हैं या फिर आपके जो वेक्टर डीबीज हैं, ठीक है, मतलब रैग के बने हुए डीबीज, ये ऑटो अपडेट भी हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपके ये रैग एप्लीकेशंस या जिसके जो डीबी हैं, ठीक है, अगर ये ऑटो अपडेट पे नहीं है, मतलब अगर आपके ये ऑटो अपडेट नहीं हो रहे हैं ना, तो इसके कारण क्या होता है, हाई चांसेस होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन बहुत जल्दी ही उस प्रोसेस में जाके फंस जाए। मतलब वो एक तरीके के बाद, एक टाइम के बाद आपकी एप्लीकेशन इररेलेवेंट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, मतलब इसके लिए जो प्रोसेस या जो आपको करना चाहिए, आपको एक रेगुलर इंटरवल या टाइम इंटरवल पे, जैसे जो मैं बैंक का आपको यूज़ केस बता रहा था, तो उन लोगों ने 6 मंथ्स का प्रोसेस रखवाया था कि आप 6 मंथ में हमारी जितनी भी इरेलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है या इरेलीवेंट चंक्स है ना, उन्हें हटा दो, समझ रहे हो। तो जो इरेलीवेंट चंक्स होते हैं उनको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। मॉनिटर की
चंक्स जो हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब सॉरी एक है, जो सबसे ज़्यादा चंक्स आपके यूज़ में है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका ऑटो अपडेट भी होना चाहिए कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो हर महीने अपडेट होते हैं, है ना। तो उसका आपका अपडेट प्रोसेस होना चाहिए कि वो ऑटो अपडेट पे चला जाए या फिर अपने आप वो चंक वैल्यूज़ बदल जाए। ये अगर आपने अपने एप्लीकेशन में चीज़ें करी हैं या फिर रैग एप्लीकेशन में आप कवर कर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन बहुत स्मूथली चलेगी, कभी आपके यूज़र की कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। यूज़र की कंप्लेंट्स तब आती हैं जब उसे कंटेंट सही नहीं मिलता, जब उसको इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने रैग एप्लीकेशन में, जिससे आपकी रैग एप्लीकेशन अच्छे से चले। मतलब आप चाहे तो एक पाइपलाइन बना सकते हो, या फिर हमने जैसे करा हुआ है कि हम लोग करते हैं कि हम उस पाइपलाइन को एक डीबी के थ्रू गुजारते हैं, मतलब एक इंजेक्शन पाइपलाइन होती है, क्योंकि आप एक तरीके से डीबी से ही डील कर रहे हो, है ना। और क्लीन करते हैं। एंड लास्ट आपका क्या होता है, और यही आपकी रैग एप्लीकेशन को चला रहा है, आपका प्रॉम्प्ट। ये बेस्ट चीज़ है, ये आपका कोर है। ये जितने अच्छे से लिखा हुआ होगा उतने अच्छे से चलेगा। कई बार क्या होता है कि रैग एप्लीकेशन में या किसी भी ऐसे रिट्रीवल रैग एप्लीकेशन में आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, जो कुछ ही लॉजिक्स पे लगने वाले हैं, उनके अपने लॉजिक्स होंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपको हमेशा देखने होते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस या ये लॉजिक्स मैं कभी भी पूरे प्रॉम्प्ट में इन एवरी कॉल में पास ना करूं, ठीक है। अगर मैं सारी कॉल्स में इसको पास करने लग जाऊंगा तो मेरा प्रॉम्प्ट इरेलेवेंट होगा, या प्रॉम्प्ट ज़्यादा साइज का भी ना हो, है ना। प्रॉम्प्ट शुड बी स्मॉल एंड क्रिस्प, ठीक है। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, जितना अच्छा स्मॉल या क्रिस्प आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतनी अच्छी आपकी रैग एप्लीकेशन चलेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रुथ है आपकी रैग एप्लीकेशन को चलाने का। तो इसको भी अगर आपने केटर करा है अपनी रैग एप्लीकेशन में, तो हाई चांसेस है कि आपकी रैग एप्लीकेशन सक्सेसफुली उसकी एक्यूरेसी अपने आप इम्प्रूव होगी। समझ रहे हो। तो ये एक आपको ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आई नो ये बहुत लंबी वीडियो हो गई, बट हम कोशिश करेंगे कि ऐसे शॉर्ट स्निपेट्स में भी इन चीज़ों को कवर करें। बट इसमें मैंने आपको बेसिक 5 तरीके बताए हैं, या 5 ऐसे नॉलेज बताए हैं जिससे आपका राग एप्लीकेशन इम्प्रूव हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आप ये चीज़ें अप्लाई करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा। और कोई भी अगर आपके नॉलेज में हो जो रैग एप्लीकेशन बना रहा हो, तो उनके साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।